राहुल गांधी जी द्वारा उठाए गए मुद्दों पर अपना जवाब देते हुए फिर 3 प्रश्न उठा दिए। बोले, राहुल गांधी जी, आप जिस वोट चोरी की बात कर रहे हैं जिसका कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन हम आपको प्रामाणिक रूप से 3 वोट चोरी बताते हैं जो देश की सबसे बड़ी वोट चोरियों में से है। पहला, जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में कहा कहा कि नेहरू जी को प्रांतीय कांग्रेस की जो सभाएं थी उनमें से किसी भी सभा ने अपनी तरफ से प्रेसिडेंट बनने के लिए यानी कांग्रेस अध्यक्ष बनने के लिए वोट नहीं किया था। फिर भी देश का प्रधानमंत्री नेहरू जी बने, जबकि पटेल साहब के समर्थन में 15 में से 12 लोग थे। जबकि नेहरू जी के समर्थन में गांधी जी के कहने के बाद भी एक भी व्यक्ति नहीं था। इसका मतलब नेहरू जी अपनी जिद से और गांधी जी के आशीर्वाद से प्रधानमंत्री बने थे। चूंकि व्यक्ति जब पूरी तरह से बात करते हैं डेमोक्रेसी की, उनके पक्ष में वोट नहीं है, फिर भी प्रधानमंत्री बन जा रहे हैं, तो आप कम से कम वोट चोरी की बात ना करें, नंबर एक। नंबर दूसरा, इन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि जिस समय इंदिरा गांधी जी रायबरेली में हुए चुनाव में धांधली के चलते, सरकारी सिस्टम को इस्तेमाल करने के चलते इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा अयोग्य ठहरा दी गई, तो उन्होंने इमरजेंसी लगाई और इमरजेंसी में यह कानून पास कर दिया कि प्रधानमंत्री पर कोई भी मुकदमा नहीं चलेगा। बोले, ये दूसरी वोट चोरी थी। तीसरी वोट चोरी कि सोनिया गांधी जी जब तक देश की नागरिक नहीं बनी थी, उससे पहले ही उनका नाम मतदाता सूची में जोड़ दिया गया, जो कि दर्शाता है कि फर्जी दस्तावेज तरीके से तैयार किए गए थे। बोले, आप लोग तो कम से कम बात करिए ही मत। अमित शाह जी ने अपनी तरफ से ये 3 पॉइंट छोड़ दिए। खैर, राहुल गांधी जी द्वारा उठाए मुद्दे और अमित शाह जी द्वारा दोनों उठाए मुद्दे, दोनों पर ही चर्चा अनिवार्य है। लेकिन यहां पर एक नई डिबेट छिड़ गई और वो ये थी कि पटेल साहब जब कांग्रेस की ही पसंद नहीं थे, नेहरू जी जब कांग्रेस की ही पसंद नहीं थे, तो वो अल्टीमेटली प्रधानमंत्री बने कैसे? और सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कि मैक्सिमम लोगों को पसंद थे, 80% लोगों को पसंद थे, वो प्रधानमंत्री क्यों नहीं बने? इस बात पर आज के सेशन को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन यहां पर जब अमित शाह जी बोल रहे थे तो उनसे एक तथ्यात्मक त्रुटि हुई, जिसमें उन्होंने प्रांतीय जो सभा थी उनके 28 सदस्यों की बात बोली, जबकि 28 नहीं, संख्या 15 थी। 15 में से 12 लोग पटेल साहब के समर्थन में थे और 3 नहीं थे। यहां पर उन्होंने 28 और 2 का नंबर दिया। आगे बढ़ते हैं। इस बात को कांग्रेस ने उठाकर अपनी तरफ से क्लैरिटी दी कि ऐसा नहीं था। पटेल साहब को 12 मत थे 15 में से, ना कि 30 में से 28। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री बनना ये गांधी जी ने तय किया था नेहरू जी का, ना कि पटेल साहब के हारने या जीतने के कारण नेहरू जी का प्रधानमंत्री बनना तय हुआ था। तो इन सब बातों पर कांग्रेस की तरफ से भी जवाब थे। लेकिन अब एक एक करके उस मसले को समझ लेते हैं कि ये क्या कहानी थी कांग्रेस की, इसे समझते हैं। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में अंग्रेजों का एक लंबे समय तक शासन रहा। अंग्रेजों को देश से भगाने के लिए या फिर कहिए कि स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व करने के लिए एक राजनीतिक दल बना जिसका नाम इंडियन कांग्रेस था। ये जो कांग्रेस थी, इस कांग्रेस में हमेशा से ही बहुत ही देश के प्रबुद्ध लोग, गणमान्य लोग जुड़ते रहे। यानी कि ये कहिए कि देश के अंदर अंग्रेजों का विरोध करने के लिए जो सबसे एलीट पार्टी थी वो कांग्रेस ही थी, जिसका राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक स्वीकार्यता थी। देश के जितने बड़े राजनेता होते थे वो कांग्रेस से ही कनेक्टेड होते थे। और इस कांग्रेस के अंदर अध्यक्ष बनाया जाता था पूरे लोकतांत्रिक तरीके से। वो अध्यक्ष तय करता था कि किस तरह की नीतियां होंगी, किस तरह से कांग्रेस आगे बढ़ेगा, किन मुद्दों को अंग्रेजों के सामने उठाया जाएगा, इलेक्शन में कैसे पार्टिसिपेट करेंगे। तो एक तरह से कहिए अंग्रेज सत्ता पक्ष हुआ करता था और कांग्रेस विपक्ष की भूमिका में, कि अंग्रेजों को देश से ही भगाना है, पार्टी से नहीं कि देश से ही भगाना है, तो वो विपक्ष की राजनीति करता था। आसान रूप से ऐसे समझिए, बल्कि वास्तविकता में वो राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व कर रहा था। कांग्रेस जब राष्ट्रीय नेतृत्व का आंदोलन कर रही थी, उस समय अंग्रेजों को आईना दिखाने के लिए लोकतांत्रिक तरीकों का खुद भी पालन करती थी। लोकतांत्रिक तरीकों का पालन से मतलब कि किसी भी अध्यक्ष को अगर बनाना है तो उसके लिए प्रॉपर निर्वाचन होगा। प्रांतीय जितनी भी कांग्रेस कमेटी हैं उनके अध्यक्षों के द्वारा या प्रांतीय कांग्रेस कमेटियों के द्वारा बताया जाएगा कि हम इन कांग्रेस की वर्किंग कमेटी के मेंबर्स में से इस व्यक्ति को पूरी कांग्रेस का अध्यक्ष देखना चाहते हैं। जिस समय की यह बात बताई जा रही है, उस समय कांग्रेस की 15 प्रांतीय कमेटियों ने अपनी तरफ से मत देकर के 3 लोगों के बारे में कांग्रेस का अध्यक्ष बनना तय किया था। 3 उम्मीदवार में जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और उस समय की कांग्रेस के महासचिव जेबी कृपलानी का नाम शामिल था।
अब ये कौन से दौर की बात हो रही है, अब मैं आपको वहां ले चलता हूं। असल में कांग्रेस के अध्यक्ष का निर्वाचन और देश की आजादी की क्या समीकरण है, अब मैं आपको थोड़ा सा पहले वो बता देता हूं और फिर मैं आपको अध्यक्ष के निर्वाचन तक लेकर चलूंगा, क्योंकि कांग्रेस ने यह तय किया हुआ था कि कांग्रेस का अध्यक्ष ही देश का प्रधानमंत्री बनेगा। अब आइए मैं थोड़ा सा आपको आगे इतिहास में लेकर चलता हूं। असल में साथियों, जब देश में अंग्रेजों का शासन था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर आते आते अंग्रेज देश में अपनी पकड़ कमजोर किए जा रहे थे। देश में बहुत सारे राष्ट्रीय आंदोलन चल रहे थे जो अंग्रेजों को देश से भगाने के लिए थे। उनमें से राष्ट्रीय आंदोलन, जिनमें भारत छोड़ो आंदोलन बहुत प्रमुखता से हुआ सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद, जिसमें अंग्रेजों का जाना लगभग तय हो गया था कि ये लोग जाएंगे। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भले ही अंग्रेज जीत गए हों, लेकिन वो जीत कर भी हार गए थे, क्योंकि जीतने के बावजूद जो सुपर पावर बनकर निकला वो अमेरिका था, जबकि विजेताओं में शामिल ब्रिटेन का और फ्रांस का नाम था। खैर, अंग्रेज 1945 में जब वर्ल्ड वार जीत कर भारत लौटे, लेकिन उनकी हालत आर्थिक रूप से और उनका जो नेतृत्व था वो बहुत कमजोर हो चुका था। अमेरिका के कर्ज में वो दब चुके थे जीतते जीतते। उस समय पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अंग्रेजों से आजादी की मांग को और पुरजोर तरीके से उठाया। अंग्रेज भारत को 15 अगस्त 1947 को आजाद करने के लिए तैयार हुए, लेकिन इससे पहले ही, आजादी के पहले ही, आजाद होने के बाद जो नया भारत होगा, उस भारत को कैसे चलाया जाएगा, इसके लिए अंतरिम सरकार का निर्वाचन होना था। अंतरिम सरकार में कौन होंगे, इसको लेकर के कांग्रेस ही उम्मीदवार थी, क्योंकि कांग्रेस उस समय पर राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व कर रही थी। चूंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था और सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद कांग्रेस में काफी अंग्रेजों में और कांग्रेस में काफी बिगड़ चुकी थी, इसलिए पिछले 6 साल से कांग्रेस में चुनाव ही नहीं हुए थे और मौलाना अबुल कलाम आजाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने हुए थे। 1946 में, अप्रैल 1946 में अंग्रेजों ने कांग्रेस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार बनाने का निर्णय लिया। अंतरिम सरकार समझिए जैसे आज बांग्लादेश के अंदर अंतरिम सरकार की बात कही जाती है कि वो अंतरिम सरकार चला रहे हैं, इलेक्शन जब होंगे तब देखे जाएंगे। यानी कि इलेक्शन से पहले वाली सरकार जो इलेक्शन में क्या करेगी ये तय कर रही है। इस अंतरिम सरकार को चलाने के लिए कांग्रेस ने अपनी तरफ से अपनी जो प्रांतीय सभा थी उन सब से कहा कि आप कांग्रेस में अध्यक्ष किसे देखना चाहते हैं, नाम बताइए। 3 उम्मीदवार रखे गए, इनमें से एक का नाम था नेहरू जी, एक का नाम पटेल साहब, तीसरे का नाम उस समय के महासचिव जेबी कृपलानी साहब। मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब को 20 अप्रैल 1946 को महात्मा गांधी जी ने एक पत्र लिखा और कहा, देश के जो वर्तमान हालात हैं इन्हें देखते हुए मैं नहीं चाहता कि आप कांग्रेस के अध्यक्ष रहें, क्योंकि कांग्रेस का अध्यक्ष ही प्रधानमंत्री बनेगा। इसलिए आजाद साहब को सीधा उन्होंने बोलकर कहा कि आप अध्यक्ष पद से हटिए, मैं चाहता हूं कि नेहरू अध्यक्ष बने। गांधी जी का यह पत्र सार्वजनिक हुआ, पूरी कांग्रेस को पता चला कि हां, गांधी जी नेहरू जी को अध्यक्ष बनाना चाहते हैं। इंटरेस्टिंग ये नहीं था कि गांधी जी नेहरू जी को अध्यक्ष बनाना चाहते हैं, इंटरेस्टिंग ये था कि गांधी जी का यह मत पूरी कांग्रेस को पब्लिकली पता चल चुका था। इसके बावजूद भी 29 अप्रैल 1946 को जब कांग्रेस के अध्यक्ष का इलेक्शन होना तय हुआ, उस समय पर कांग्रेस की जो प्रांतीय सभाएं थी 15, उनमें से 12 ने पटेल साहब के समर्थन में वोट कर दिया। और इससे बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट यह था कि नेहरू जी के समर्थन में एक भी वोट नहीं गया। इस तरह से गांधी जी ने जिस व्यक्ति को प्रस्तावित किया था, जो कि ऑलरेडी 4 बार कांग्रेस प्रेसिडेंट रह चुके थे, नेहरू जी, उनके समर्थन में कोई भी व्यक्ति नहीं था। जब उन किसी भी व्यक्ति का उनके समर्थन में नहीं होना देखा गया, तो फिर कैसे गांधी जी ने नेहरू जी को प्रधानमंत्री बनाया, अब हम उसे आगे जानेंगे। फिलहाल के लिए उम्मीद है कि अब आपको यह समझ में आ गया होगा कि 3 लोग थे और कांग्रेस वर्किंग कमेटी के अंदर सभी से मांगा गया था कि बताइए अध्यक्ष किसे बनाया जाए। तो गांधी जी ने नेहरू जी के बारे में लिख करके मौलाना अबुल कलाम आजाद को भेज दिया था। अब आपके दिमाग में प्रश्न आएगा, ये सब जानकारी आती कहां से है? ये सारी जानकारी उस समय की किताबों पर या फिर उनके बाद जो उनके जानकार हैं उनकी किताबों से आती हैं। महात्मा गांधी जी के पोते राजा मोहन गांधी जी, उनकी एक किताब है जिसका नाम है पटेल ए लाइफ।
उसके कई दृष्टांत में यह बात लिखी गई कि गांधी जी ने पटेल साहब को प्रधानमंत्री ना बनाकर नेहरू जी को प्रधानमंत्री बनाया। गांधी जी ने पटेल साहब को क्यों प्रधानमंत्री नहीं बनाया, जबकि पटेल साहब को कांग्रेस में सबसे ज्यादा लोग पसंद करते थे। अगर वो देश के उस समय प्रधानमंत्री होते तो निश्चित ही हम पाकिस्तान से कश्मीर भी छीन लेते, बलूचिस्तान भी छीन लेते, शायद पाकिस्तान आज एग्जिस्ट ही नहीं करता। आज के समय में यह बहस इसलिए ज्यादा प्रासंगिक होती है क्योंकि इतिहास में जाकर के इतिहास में लिए गए निर्णयों को जब देखते हैं, उसमें से पटेल वर्सेस जब नेहरू जी की चर्चा होती है, तो चूंकि भारत के एकीकरण में पटेल साहब का जो नेतृत्व है, वो देश आज तक देख रहा है कि उन्होंने किस तरह से राजघराने हो या फिर इंडिपेंडेंट स्टेट्स हो, उन्हें मिलाकर भारत का निर्माण किया। तो मानना यूं होता है कि यदि पटेल साहब प्रधानमंत्री होते तो भारत का स्वरूप कुछ और होता। ठीक है साहब, लेकिन सवाल यह था कि गांधी जी ने पटेल साहब से नेहरू जी के नाम पर हस्ताक्षर कैसे करवा लिए, इसकी कहानी क्या थी। इसकी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग बताई जाती है। यह कहां से निकल कर आती है, तो असल में महात्मा गांधी जी के ऊपर पूरी तरह से उनके जो काम है ना, उनके 100 वॉल्यूम पब्लिश्ड हो रखे हैं। आप mkgandhi.org पर जाकर देख सकते हैं। वहां पर महात्मा गांधी जी के जितने भी पत्र हैं, उनके लिखी हुई जितने भी दृष्टांत, उनसे रिलेटेड जो भी बातें हैं, वहां सब लिखी हुई हैं। और उन्हीं में से ये मौलाना अबुल कलाम आजाद को लिखा गया पत्र जो गांधी जी का है, जो कि उन्होंने 20 अप्रैल 1946 को लिखा था, उसमें नेहरू जी का नाम शामिल है कि वो चाहते हैं कि वो नेहरू जी को अध्यक्ष बनाए। लेकिन उसमें यह नहीं लिखा था कि नेहरू जी के लिए कारण क्या सोचते हैं गांधी जी। हालांकि इस बारे में भी महात्मा गांधी जी से एक पत्रकार हैं दुर्गादास, उन्होंने जब सवाल किया तो उन्होंने उसके भी जवाब दिए, जो कि इसी वेबसाइट पर अगर आप आगे जाएंगे तो आपको वो मिल जाएंगे। खैर, अभी मैं आपको जो यहां सारी बातें हैं उनका सार बता देता हूं इस पूरी गैलरी से जो निकल कर आया। सवाल ये टिका था कि यह घटना बड़ी ही रोचक थी। घटना कौन सी बड़ी रोचक थी? जब महात्मा गांधी जी ने नेहरू जी को प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस बनाया, हुआ क्या था और क्यों, मतलब नेहरू जी को इतना पसंद कर रहे थे, हम उसके बारे में भी बताएंगे। असल में हुआ क्या कि कार्यकारी समिति की 29 अप्रैल 1946 को बैठक चल रही थी, जहां पर जेबी कृपलानी जी भी थे, महात्मा गांधी जी भी बैठे थे, नेहरू जी भी थे, पटेल साहब भी थे, और भी जितने भी कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर थे वो प्रेजेंट थे। पूछा गया कि बताइए भाई, अध्यक्ष किसको बनाया जाए, क्योंकि अब तक यह तय हो चुका था कि कांग्रेस का जो भी अध्यक्ष होगा वही देश का प्रधानमंत्री बनेगा। कांग्रेस, अच्छा मैं इसमें आपको एक बात मेंशन कर दूं, देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। हमारे देश में जो निर्वाचन हुए वो 1951 के एंड में और 52 की शुरुआत में हुए हैं। तो इतने सालों तक जो भी प्रधानमंत्री रहे वो अनइलेक्टेड ही थे, या फिर कहिए कि वो कांग्रेस की तरफ से बनाए हुए प्रधानमंत्री थे। चुनाव तो हमारे देश में जाकर फरवरी 1952 में रिजल्ट के रूप में निकले थे। एनीवे, फिलहाल के लिए तर्क यह आता है कि साहब क्या हुआ था उस दौर में, जरा उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो हुआ ये कि जेबी कृपलानी साहब ने अपनी तरफ से महात्मा गांधी जी की तरफ एक पत्र प्रेषित किया, साहब की ऐसे ऐसे रिजल्ट आए हैं, पटेल साहब के समर्थन में इतने लोग हैं, नेहरू जी के समर्थन में कोई नहीं है। महात्मा गांधी जी का नजर देख करके कृपलानी साहब समझ गए कि उसमें उनका नाम भी था, कि लोग, उन्हें भी एक मत उनको भी मिला था कि अध्यक्ष के रूप में देखना चाहते हैं। उन्होंने अपना नाम टेक डाउन कर लिया, बोले ठीक है। फिर पटेल साहब का नाम लिखा हुआ जो पत्र था वो पूरी कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सामने से गुजारा गया, जिसमें यह तय करना था कि किसे प्रधानमंत्री या फिर कहिए अध्यक्ष बनाया जाएगा। कहते हैं कि महात्मा गांधी जी ने पटेल साहब से अपेक्षा की थी कि वो अपना नाम वापस ले लेंगे, क्योंकि गांधी जी पब्लिकली 20 अप्रैल को बता चुके थे कि मैं चाहता हूं कि नेहरू प्रेसिडेंट बने, तो पटेल साहब शायद थोड़ा लिहाज रखेंगे और अपना नाम वापस ले लेंगे। कहते हैं कि वो जब पत्र घूमा तो पटेल साहब ने अपना नाम वापस नहीं लिया। जब पटेल साहब ने नाम वापस नहीं लिया तो महात्मा गांधी जी के हाथ में वो लेटर आया कि भाई सुनिए, अब पर नेहरू के समर्थन में लोग हैं ही नहीं। तो उन्होंने नेहरू जी को यह बात बोली कि नेहरू जी, आपके समर्थन में लोग नहीं हैं, मैं चाहता हूं कि आप राष्ट्र अध्यक्ष बने, लेकिन बताइए कि आपके समर्थन में लोग नहीं हैं। तो कहते हैं कि नेहरू जी उस समय कुछ बोले नहीं, चुप हो गए। कहते हैं कि उस समय कुछ अनमने मन से बैठ गए, नाराज हो गए, क्योंकि महात्मा गांधी जी और नेहरू जी के बीच की जो केमिस्ट्री थी, उससे महात्मा गांधी जी भली भांति अवगत थे कि नेहरू जी को नाराज होना है तो वो रूस जाएंगे या कैसे मनाया जाएगा, तरीका पता था। महात्मा गांधी जी ने फिर वो पत्र वापस नेहरू जी की तरफ भेजा कि आप अपने नाम से अपनी दावेदारी वापस ले लीजिए। तो इस बात पर जब पत्र वापस गया तो महात्मा गांधी जी के आदेश को मानते हुए पटेल साहब ने अपना नाम उस पद से वापस ले लिया, अध्यक्ष के पद से वापस ले लिया, कि साहब मैं चुनाव ही नहीं लड़ रहा, लीजिए अपना नाम वापस ले लेता हूं। तो जब चुनाव में कोई खड़ा ही नहीं हुआ
तो नेहरू जी ही इकलौते निर्विरोध रूप से चुने गए अध्यक्ष बने। ये बिल्कुल वैसी स्थिति थी कि आप अब इस पूरी कहानी को सुनकर कह पाएंगे कि महात्मा गांधी जी ने अपनी जिद से नेहरू जी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया, और जिन कांग्रेस का अध्यक्ष उन्हें बनाया वही आगे चल करके प्रधानमंत्री बनेंगे, ये बात महात्मा गांधी जी जानते थे। लेकिन अब इन सबसे बड़ा सवाल यही बना कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को छोड़ करके गांधी जी ने नेहरू को ही अंतरिम प्रधानमंत्री क्यों बनवाया। यह सवाल बड़ा सवाल है और इसके सवाल पर सबके अपने अपने तर्क हैं। लेकिन उस समय कांग्रेस में किसी की यह हिम्मत नहीं थी कि वो महात्मा गांधी जी से यह सवाल कर ले। आप में से कुछ लोग कहेंगे कि यह कैसे हो सकता है, महात्मा गांधी जी से कोई सवाल क्यों नहीं कर पा रहा था? क्योंकि उस समय के राष्ट्रीय आंदोलन गांधी जी के पीछे लड़े जाते थे, होते थे। गांधी जी तय करते थे सविनय अवज्ञा आंदोलन होगा, भारत छोड़ो आंदोलन होगा, ये सारी चीजें गांधी जी तय करते थे। तो जनता में कांग्रेस से ज्यादा महात्मा गांधी जी की पहचान थी, और महात्मा गांधी जी अगर पलट जाएं तो कांग्रेस पलट जाए, वो वाली हाल थी। तभी तो कांग्रेस के किसी भी पद पर महात्मा गांधी जी ना होते हुए भी पूरी कांग्रेस चलाते थे, और शायद बाद की कांग्रेस ने भी यही सीखा। एनीवे, महात्मा गांधी जी नेहरू जी को क्यों पसंद करते थे, इस बात के लिए एक पत्रकार हैं दुर्गादास, जिन्होंने अपनी तरफ से जब कभी गांधी जी से यह सवाल पूछा तो उनसे पूछा कि साहब आप बताइए कि आपने ऐसा क्यों किया। तो उस पर गांधी जी का जवाब था, महात्मा गांधी जी ने अपनी तरफ से जवाब देते हुए कहा था कि असल मायने में हमारे देश में गांधी जी का कहना था कि देश जब आजाद होगा तो विदेश स्तर पर देश के किस व्यक्ति की पहचान ज्यादा है, यह बात बहुत मायने रखेगी। बोले वैश्विक मीडिया ने या तो मुझे जाना है या फिर नेहरू जी को जाना है। नेहरू जी चूंकि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पढ़े हुए थे, बहुत सारे अंग्रेज अधिकारी उनके मित्र थे, बहुत सारे अंग्रेजी अधिकारियों से उनकी बातचीत थी, और कहते हैं कि वो थोड़ा विलासिता पसंद थे। उन्हें अंग्रेजों का थॉट सिस्टम पता था, उनके साथ वक्त बिताना, उन्हें लग्जरी की समझ थी कि प्रोग्रेसिवली आगे कैसे सोचा जा सकता है, कैसे देश के अंदर अंग्रेजों से भी काम निकलवाए जा सकते हैं, ये थॉट पता थी। क्योंकि देश आजाद होने के बाद अंग्रेजों से काम बंद नहीं हो जाएंगे, इसीलिए महात्मा गांधी जी ने नेहरू को अपनी पसंद के रूप में चुना, जबकि पटेल साहब को वैश्विक रूप से कोई नहीं जानता था, ऐसा गांधी जी का मत था। इसीलिए पटेल साहब को उप प्रधानमंत्री बनाया गया और नेहरू जी को प्रधानमंत्री बनाया गया गांधी जी के द्वारा। गांधी जी ने यह कहते हुए कि अब एक गाड़ी के दो बैल हैं, एक मतलब बैलगाड़ी में दो बैल लग गए, इस तरीके से कि नेहरू जी विदेश मामले देख लेंगे और पटेल साहब देश के मामले देख लेंगे। कहते हैं पटेल साहब 7-8 दिन तक थोड़े अनमने रहे, उसके बाद फिर वो भी वापस से खुश होकर के टीम के लिए, कांग्रेस के लिए काम करना शुरू कर दिए, और बाद में जो भारत का एकीकरण हुआ उसमें पटेल साहब का काम दिखता भी है। कुल मिलाकर गांधी जी की इच्छा से नेहरू जी प्रधानमंत्री बने। यह बात जो बीजेपी ने उठाई ये सत्य भी है, और ये उस समय के जितने भी इतिहासकार हैं वो इस बात को लिखते भी हैं। लेकिन जहां तक कांग्रेस का मत है, कांग्रेस का मत ये कि नेहरू जी खुद नहीं बने थे, महात्मा गांधी जी ने बनाया था। ये बताता है कि साहब नेहरू जी ने कोई वोट चोरी नहीं की थी, महात्मा गांधी जी से जाकर पूछो कि उन्होंने नेहरू जी को क्यों बनाया था। ये कांग्रेस का पक्ष है। ठीक है साहब, अब चलते हैं कांग्रेस के बीजेपी के द्वारा बाकी जो दो मुद्दे उठाए उन पर भी हल्की सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। जानकारी ये कि अमित शाह जी ने कहा कि दूसरी वोट चोरी इंदिरा गांधी जी ने की थी। ये क्या कहानी है? तो 1971 के अंदर जब रायबरेली में लोकसभा चुनाव हुए थे, उस पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने चुनाव के नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर इनका चुनाव रद्द कर दिया था। इसी को बीजेपी ने दूसरी वोट चोरी कहा। इसी के अगेंस्ट जाते हुए इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी का ऐलान किया था, अपने पद छोड़ने से इनकार कर दिया था और परिवर्तन कर दिया था कानून में, यह कहते हुए कि प्रधानमंत्री के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकती। अमित शाह जी ने दूसरा इसे वोट चोरी करार दिया। इस पर हमने इमरजेंसी के ऊपर पूरा सेशन किया हुआ है अंकित इंस्पायर इंडिया के ऊपर। और तीसरा जो मुद्दा उठाया गया उसमें सोनिया गांधी जी का जो नाम है उसको लेकर के अभी दिल्ली की एक दीवानी अदालत में मामला चल रहा है, जिसमें कहा जाता है कि उनके पास भारत की नागरिकता नहीं थी, उसके बावजूद भी उनका मतदाता सूची में नाम जोड़ दिया गया था। इस बात को लेकर के भी दीवानी न्यायालय के अंदर दिल्ली में मुकदमा चल रहा है। इन तीन मुद्दों को उठा करके फिर से वो इतिहास की तरफ लेकर चले गए। अब लेकिन यहां पर एक बड़ा सवाल छूट जाता है, और वो ये, बीजेपी और कांग्रेस जो आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, क्या वो वर्तमान से संबंधित हैं? बीजेपी ने कांग्रेस के सवालों पर जो जवाब दिया, क्या वो वर्तमान में प्रासंगिक है, या फिर इतिहास को बोल करके कि आपने ऐसा किया था इसलिए वो अपने द्वारा किए गए फिलहाल कार्यों को क्लीन चिट दे रहे हैं? इससे भले ही देश का ध्यान एक बार के लिए बट जाए, लेकिन सवाल वाकई में एक यथार्थ खड़ा रहेगा, और वो ये कि इलेक्शन कमीशन के द्वारा
जो इलेक्शन कमीशन के अंदर सीईसी या इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति का जो एक्ट है, जिसमें सीजेआई को हटा करके प्रधानमंत्री ने कैबिनेट स्तर के एक मंत्री को रखा और एक अपोजिशन के मंत्री को रखा, अपोजिशन के लीडर को रखा, ये तरीका कितना सही है पारदर्शी चुनाव करवाने के लिए या निर्वाचन मंडल में अपनी तरफ से व्यक्ति अपॉइंट करने के लिए? ये बात निश्चित ही डिस्कशन का पार्ट रहेगी। सत्ता पक्ष को चाहिए कि वो इस विषय पर और ज्यादा क्लैरिटी के साथ जवाब दे, ताकि लोगों में निर्वाचन आयोग के प्रति पारदर्शिता का भाव हो और लोकतंत्र में चुनाव जितने पारदर्शी होंगे लोकतंत्र उतना मजबूत होगा। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर रखें। बाकी अगर आपको भारतीय इतिहास में, क्योंकि ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई, अंतरिम सरकार, देश की आजादी, ये सारा की सारा सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये सब मैंने डिटेल में पढ़ाया है अपने इतिहास के बैच में, जो कि अपनी पाठशाला पर उपलब्ध है। अगर आपको राज व्यवस्था में इंटरेस्ट है तो मैंने डिटेल राज व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी पढ़ाई हुई है अपनी पाठशाला पर, आप उसे जाकर एक्सेस कर सकते हैं। पूरे साल भर की वैलिडिटी के साथ यूपीएससी और स्टेट पीसीएस फाउंडेशन के स्तर पर मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपना कोर्स कंप्लीट कराया हुआ है। ऐप का लिंक कमेंट बॉक्स में दिया है, और अगर आप घर बैठे ये सारी जानकारी पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा कोर्स हमारा जो नोट्स है वो घर पर मंगा सकते हैं। लिंक आपको अपनी पाठशाला एप्लीकेशन का कमेंट बॉक्स में पिन करके दिया गया है। हमारी नई पुस्तकें हैं, उन्हें जाकर अवश्य चेक करें। फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।